कैफे काम के तमाम दोस्तों को, हमारे वेल विशर्स को, और जिनको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है और अमन से मोहब्बत है और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के साथ वो काम करते हैं, उन सब के सपोर्ट का कैफे काम हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। और इसी हवाले से आज की जो सीरीज है, जिसका नाम आपने टीजर्स में देखा होगा, टुगेदर फॉर पाकिस्तान, मैं आपके लिए एक बहुत ही खुसूसी और अहम इंटरव्यू करा रही हूँ। और जो शख्सियत है वो आप देख भी रहे हैं, उनका थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊंगी, और बाकी जब उनसे गुफ्तगू होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मैंने इनका इंतखाब किया इस बहुत ही हसास, पेचीदा और अहम मौजू के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरेज सालिक, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को 1985 में ज्वाइन किया था। अब जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनको पता है कि 1985 में क्या माहौल था, और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है मुल्क की खिदमत का, वो अभी तक जारी है। रिटायरमेंट तो एक समझें वो दफ्तरी मामला होता है, लेकिन जो सर की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो जारी व सारी हैं। ना सिर्फ उन्होंने बतौर एक सोल्जर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि उन्होंने अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स को भी जो है उससे मनवाया है अपने आप को। माशाल्लाह आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, मज़ामीन लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं बहुत ही अहम संजीदा मामलात पे बड़ी संजीदगी के साथ। मैंने कई दफ़ा संजीदा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, तो हमें ज़रा सी चटपटेदार बातें और सनसनीखेज जो एनालिसिस होता है वो अच्छा लगता है। ऐसे माहौल में खुद को कंपोज रखना और इस तरह की जो है ना ट्रेंड्स जिसे कह लें, उसको उससे इज्तनाब बरतना, ये भी आपके एक सही स्कॉलर होने का सबूत होता है। मैं अब आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगी और सर को दावत दूंगी कि वो आपसे ही बराह रास्त गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जनरल सालिक, एंड अगर मैं शुक्रिया अदा करना शुरू करूं तो फिर और भी वक्त लगेगा, लेकिन यकीन माने मैं बहुत मशकूर हूँ कि यू हैव ऑनर्ड माय रिक्वेस्ट और मेरे बहुत ही छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर रशंदा, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम पे मुझे आपने मदऊ किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, टाइम तो कोई मसला ही नहीं है। जब कभी भी मैं अगर कोई चीज़ किसी फॉर्म में पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होती है उसमें। बिल्कुल, और उसका हमने जो है एक झलक देखने का इत्तेफाक हुआ था जब हमने आपको एज अ मेंटोर अपने साथ एक क्लासरूम में पाया, और वो भी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में नेशनल कोहेजन को बढ़ाने के हवाले से बहुत एक अहम ट्रेनिंग थी। तो सर, आपका मुख्तसर तारुफ तो मैंने कराया है, लेकिन उम्र के इस हिस्से में और करियर के इस हिस्से में, बल्कि मैं कहूँगी जो आप करियर तो नहीं बल्कि जो कॉलिंग है आपकी, अब जब 85 से वो जो सफ़र शुरू हुआ और 2022 में आप आते हैं, तो अब आप अपने आप को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? मतलब उहदे और वो जो एक सरकारी जो सफर होता है वो तो अपनी जगह, लेकिन हु इज मोहम्मद समरेज सालिक? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रशंदा। देखें, जो आर्मी की सर्विस थी मेरी तकरीबन 34 साल पे मुहित थी, और आर्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, एक गांव से मैं उठा और मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में दाखिल हुआ। और वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ मिलिट्री कॉलेज जेलम में, तो मेरी पोजीशन 80 बच्चों में से 30 के लगभग होती थी। और 3 साल बाद जब मैं मिलिट्री कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरी पोजीशन सेकंड थी 80 की क्लास में। इसी तरीके से मैं पीएमए में पहुंचा। मैं ये कहना चाहूँगा कि थ्रू आउट मेरी स्ट्रेंथ एकेडमिक्स रही है, और मैं बहुत पहले अपनी लाइफ में मैंने एक आदत पिक कर ली थी कि हर चीज़ में लॉजिक को तलाश करना है। जब लॉजिक को तलाश करते हैं तो आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों पे सोच विचार करते हैं। तो ये मेरी एक हैबिट बन गई थी।
تو میں نے جب سروس سے میں ریٹائر ہوا ہوں اکتوبر 2019 میں، تو میں نے اس سے پہلے اپنی پی ایچ ڈی کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ میں نے جون 21 میں مکمل کی. اور اس سے پہلے میں ایک بک جو ہے وہ لکھ چکا تھا جو کہ وار آن ٹیرر کے اوپر ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے فائٹنگ شیڈوز. یہ بھی اکتوبر 2019 کو لانچ ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری اسٹرینتھ رہی ہے وہ انالیسس اور چیزوں کو پرکھنا، دیکھنا کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ میری اسٹرینتھ رہی ہے. اور میرا پیشن رہا ہے کہ میں کسی فارم میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. بک لکھنا بھی ایک کنٹریبیوشن تھی، پی ایچ ڈی بھی میں نے ایک کنٹریبیوشن کے طور پہ کی ہے، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ آف سی پیک میں، اور یہ فرسٹ پی ایچ ڈی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ملک کی بہتری کی خاطر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. یہ میرا ایک پیشن ہے کہ میں ہر فارم میں ملک کی بہتری کے لیے کنٹریبیوشن جاری رکھوں. بہت زبردست. اچھا، چونکہ آپ ہمارے مینٹور رہے اور آپ ہمیں خود جسے کہتے ہیں نا، آپ نے ہمیں یہ ہمیں سے مراد ہے کہ جو پورا ہمارا گروپ ہے اور جتنے بھی المنائے ہیں نیشنل سیکورٹی ورک شاپ کے، ان کو تھوڑا سا ان کو لبرٹی مل جاتی ہے کہ اتنے سینئر لوگوں سے بھی وہ ذرا کھل کر بات کر سکتے ہیں، جو شاید عام حالات میں لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. آپ نے پیشن کہا اور ہمیں ایسا لگا، اور وہ بھی ٹی وی ڈراموں کے ذریعے اور تھوڑا بہت جو ہم نے پڑھا، کہ جو آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں بالکل بھی جذباتی قسم کے نہیں ہوتے، وہ بالکل سیریس ہوتے ہیں، مطلب سنجیدہ تو ہوتے ہیں لیکن مطلب جذبات سے نہیں، کیونکہ ان کو لاجک سے کام لینا پڑتا ہے، اور پیشن جو ہے وہ صرف ملک کے لیے ہوتا ہے. تو کبھی مطلب لیکن پیشن کو اتنا زیادہ لمیٹڈ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ جو آپ کی وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا جو ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، جس میں آپ لوگ، میں نے دیکھا اکثر بالکل سنجیدہ آڈینس میں مسکرا بھی نہیں سکتے، بہت ہی اٹینشن کے ساتھ جو ہیں وہ لیکچر سنتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ ہم لوگ ذرا دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اگر فون ہو تو اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو آپ کا ایک جو پیشنیٹ والی سائڈ ہے، تو کبھی آپ کو لگا کہ اس سے جو ایک عام تاثر جو ہوتا ہے سولجرز کے بارے میں، وہ کہیں سے آپ اس کو تھوڑا سا ظاہر تو نہیں کر رہے، اس میں ایک نیا ٹچ دے رہے ہیں؟ چلے میں وہ کہہ لیتی ہوں. دیکھیں جو آرمی میں جو لیڈرشپ ہے، اور کسی جگہ پہ بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے جو لوگوں کو جو اس کے نیچے ہیں ان کو انسپائر کرے، اور انسپائر کر کے آپ ان کے دل جیتیں. ایک تو ہوتی ہے کمانڈ آرمی میں کہ آپ اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو آپ کو لا جو ہے وہ ایک پوزیشن دیتا ہے. دوسری ہوتی ہے لیڈرشپ، کہ آپ لوگوں کے دل جیتیں اور ان کو انسپائر کریں. تو میں نے تھرو آؤٹ میرا یہی پرنسپل رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے دل جیتنے اور ان کو انسپائر کر کے اپنے ساتھ چلانا ہے، بجائے اس کے کہ میں ان کو ڈنڈے کے طور پہ میں اپنے ساتھ چلاؤں. جو آپ نے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کا ذکر کیا ہے، اس میں چونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو سویلین بہن بھائی ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ میری پریفرنس یہ تھی کہ میں نے ان سویلین بہن بھائیوں کے لیے فوجی ماحول نہیں بنانا، بلکہ میں نے اس کو ایک بہت کنجینیل اور اچھی انوائرمنٹ کا ماحول بنانا ہے، جس میں کہ وہ کھل کے بات کر سکیں، جس میں وہ کھل کے بات کو سمجھ سکیں. اور کیونکہ فوجی ماحول ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے جس میں کہ لوگ بول بھی نہیں سکتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری تھرو آؤٹ یہی کوشش تھی کہ میں کسی کی سوچ کو نہ دباؤں، اور نہ ہی کسی کو میں کہوں کہ جی آپ اس طرح سے سوچیں. میں کہتا تھا کہ میرا کام ہے کہ اس سوچ کو چینلائز کرنا اور اس کو نیا پرسپیکٹو دینا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کی میں سوچ کو سلب کروں یا اس کو دبانے کی کوشش کروں. تو یہ میرا پرنسپل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے اپنی لیڈرشپ کو ہمیشہ انجوائے کیا. اس کو تو میں ویلیڈیٹ کر سکتی ہوں، چونکہ جس طرح جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ سول سوسائٹی ریپرزینٹیو ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، تو میرے تو بہت سارے اختلافی معاملات رہتے ہیں، لیکن اس کو بہت پیشنس کے ساتھ سننا اور دلیل کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرنا، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کو. تو اختلافات جو ہوتے ہیں اس کا حق دینا بھی جو ہے ایک اسکالرلی ایٹریبیوٹ ہے جس کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے. سر، اب آپ پاکستان
को कई तरीके से आपने सर्व किया है और अभी भी सर्व कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं तो लगता है कि अच्छा जो अभी जो है, जो मौजूदा सूरत हाल है या उसमें कोई रोल है, लेकिन कोई भी मुल्क, कोई भी खिता अपनी हिस्ट्री से अलग होकर नहीं आगे बढ़ता। या कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी हिस्ट्री को भुला दिया तो शायद आप अपनी ज्योग्राफी को भी लूज कर सकते हैं, या अगर आपने उसे सबक नहीं सीखा। आप को की पेशेवराना जिम्मेदारियों में भी एक तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना और समझना जरूरी होता है। और मुझे पता है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी होती है, लेकिन बीइंग एन एकेडमिक आपने फिर उस कंट्रोल से आप निकल जाते हैं और आप हर चीज पढ़ते हैं, हर तरह का पर्सपेक्टिव सुनते हैं। फिर आर्मी का भी जो मिजाज मैं कहूँगी वो थोड़ा चेंज इस तरह हुआ है कि जिस तरह उन्होंने सिविलियंस के साथ चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हो या मीडिया वर्कशॉप हो या और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं कि उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से एंगेज किया है और कुछ कहते हैं ना कि थोड़ी दिल की बातें भी पहुंचाई हैं। वरना पहले बहुत, जब हम जिस समय 85 को कहूँगी, उस वक्त मैं FSC में थी, तो उस वक्त तो लगता था कि आयरन कर्टन है। ज़ाहिर है मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था तो समझ ही नहीं आती थी कि क्या हो गया। तो अब तो होने से पहले ही सब कुछ मीडिया पे आ जाता है और बड़ा कुछ उसमें नुकसान भी बासफा होता है। तो अब आप बताएं कि व्हेन यू लुक बैक तो आप किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो, और उसके तनाजुर में, या अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका जवाब देना चाहें कि उसके तनाजुर में आपको क्या लगता है कि अभी के पाकिस्तान के अगर 3 चैलेंजेस में कहूँ, वैसे तो हो सकता है 3 से ज्यादा हो, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो 75 साल की अपनी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं और मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया कि पाकिस्तान क्यों है जिस हालत में अभी हम हैं वो क्यों है। आप यकीन करें कि मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि हम अभी तक भी एज अ कंट्री जो है वो 18th सेंचुरी में मुंजमद है। हम 21th सेंचुरी में दाखिल ही नहीं हुए क्योंकि हमारे जो तौर अतवार है, हमारे डीलिंग के तरीके हैं, हम जिस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, जिस तरीके के साथ खवातीन के साथ ट्रीटमेंट है, तो मुझे लगता है कि हम अभी तक 21वीं सदी में दाखिल ही नहीं हुए। अगर मैं इसको आगाज करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान की पार्टीशन से, पाकिस्तान की जब तो पाकिस्तान के बनने से, इंडिया के पार्टीशन से पाकिस्तान के बनने से एक बहुत हमारे साथ कुछ कुदरती अवामिल के बेस करते हुए कुछ हमारे साथ बदकिस्मतियां हुई। पहली बदकिस्मती ये थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे साथ एक क्या उसे कहते हैं सौतेलेपन वाला रवैया रखा। उन्होंने हमारे धोखा भी दिया। सेकंड जो हमारे साथ बदकिस्मती हुई वो ये थी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर थे अल्लामा इकबाल पहले ही रेलत फरमा चुके थे, कायदे आजम पहले साल में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उनको वो मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते। अगर हम टर्की की एग्जांपल लें तो वहां पे कमाल अतातुर्क जब टर्की को उन्होंने आज़ाद करवाया तो ही वाज अराउंड 54 ईयर्स ऑफ एज और उन्हें 15 से 20 साल मिले अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने की। कायदे आजम को एक साल भी नहीं मिला। लेकिन ये कि इसके साथ कायदे आजम ने एक और बात कही थी कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कायदे आजम के सडन जाने के बाद पाकिस्तान में एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली वही खोटे सिक्के जो है वो आज तक हमें रूल कर रहे हैं। तीसरी जो हमारी बदकिस्मती थी वो ये थी कि हमारे 2 विंग्स थे जिसको एक अमेरिकन ऑथर कहते हैं रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। 2 विंग्स थे और 1000 माइल्स अपार्ट और दरमियान में एक एनिमी जिससे हम कार्व आउट हुए हैं और उन 2 विंग्स को इस हालत में, मुल्क की हालत में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था उन रिसोर्सेज में जो हमारे पास थे। अब जब हम पाकिस्तान बन गया तो आप यकीन करें, मैं अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का बनना इस तरीके से था कि एक नौमौलूद बच्चे को कोयटा की एक्सट्रीम विंटर्स में सड़क के ऊपर आप फेंकते हैं। हर कोई अभी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये आज मरा, ये कल मरा, ये आज मरा, ये कल मरा। 5वें साल में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज रिलेटिवली बेटर लीडर लियाकत अली खान, वो शहीद हो गए। 16वें साल में हमने 65 की जंग लड़ी, 18वें या 16वें साल। उसके बाद 65 की जंग के 6 साल बाद हमने 71 की जंग लड़ी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 71 से सिर्फ 8 साल हमने पीस देखी, 79 में रशिया बहादुर आ गए हमारे बैकयार्ड में।
88 तक हमने वो जंग लड़ी, 88 से 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। तो वर्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि 75 साल में से आधा टाइम हमने जंगें लड़ी हैं, अपनी जंगें या किसी और की जंगें। तो लीडरशिप का फुकदान, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमारे रीजन में, इससे हमारा ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में डी जनरेशन हुई है। बजाय हम सोसाइटी को आगे एवोल्यूशन होने की, पॉजिटिव एवोल्यूशन होने की बजाय हमारी नेगेटिव एवोल्यूशन हुई है। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, 3 जो मेन चैलेंजेस हैं, तो वो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज मेरे नज़दीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बुनियाद फराहम करती है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी स्टेट की फंक्शनिंग में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द फाउंडेशन। सेकंड जो मैं बहुत बड़ा हमारा चैलेंज बन रहा है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जबकि न्यूक्लियर वेपन्स ने हमें 80s में सिक्योर किया था, फ्यूचर की हमारी सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रशिया के साथ ये हुआ था कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, वेयरएज उनके पास ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो और थर्ड जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है, जो अभी तक हमने जिस पे काम नहीं किया, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मुल्क जो ग्रेट होते हैं वो ना सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के ऊपर होते हैं और ना ही वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होते हैं। जो इजिप्ट है वो 5000 ईयर्स ओल्ड है, इट इज नॉट अ ग्रेट कंट्री। सऊदी अरेबिया के पास बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ ग्रेट कंट्री। न्यूजीलैंड इज ओनली 125 ईयर्स ओल्ड, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, दैट इज मच बेटर कंट्री। तो ये मैं 3 चैलेंजेस जो है वो सबसे बड़े मैं आइडेंटिफाई करूंगा पाकिस्तान पे। अपनी बातों में एक खास सिमत में इशारा जो किया है, वही मेरा अगला सवाल भी था, और वो है 1971, और जिसको हम साने मशरकी पाकिस्तान भी कहते हैं। किसी और के लिए वो रिवेंज है और बांग्लादेश के लिए वो लिबरेशन थी, तभी वो बांग्लादेश बन गया। और जिस तरह आपने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारा हाल है, जो कि एक चैलेंज है, तो उसमें भी देखें कि हमारा मुल्कों की फहरिस्त में जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान हैं 180 या कभी उससे भी ज़्यादा तादाद हो जाती है, हम बहुत नीचे नंबर पे हैं। और ये पैमाना जो है सेहत, तालीम, मईशत और सियासत में जो शमूलियत है उस हिसाब से भी जांचा जाता है, और फिर इसमें सिंफी बराबरी को भी देखा जाता है। दोनों में हम बहुत नीचे। लेकिन बांग्लादेश, अगर आप इस तरह मैं लूँ कि 16 दिसंबर से पहले वो एक पाकिस्तान का सूबा था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत आगे, और पूरे साउथ एशिया में, जिसको हम इंडिया के साथ जो कि हम अक्सर कंपैरिजन्स करते हैं, जो कि सबसे वो बड़ा मुल्क है, तो उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। अभी हम बांग्लादेश की इस तरक्की पे तो नहीं इतना एनालिसिस कर रहे, लेकिन जो वो जिस तरीके से वो अलग हुआ है, जिसमें इतनी जानें गई, इतनी खूनरेज़ी हुई, और एक बहुत दुनिया की जो बेस्ट आर्मी है, उसको ना चाहते हुए भी एक तकलीफ मरहले से गुजरना पड़ा। तो मतलब बहुत लेवल्स हैं ट्रॉमा के, इसमें बहुत लेवल्स हैं इसमें, जिसे कहते हैं ना नाइंसाफ़ी के। और फिर हिस्ट्री जो है वो लिखता कौन है और पढ़ता कौन है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, बहुत सारी इसकी लेयर्स हैं। तो उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी आपने एज अ सोल्जर इस पे रिफ्लेक्ट किया, और ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के हवाले से जिनको उर्फ़े आम में बिहारी कहा जाता है, चाहे उनका ताल्लुक बिहार से हो या ना हो, लेकिन चूँकि वो तक़सीम हिंद के बाद या पाकिस्तान के क़याम के वक्त वो मशरक़ी हिस्से में उन्होंने माइग्रेशन की, जिस तरह हमारे यहाँ पे मशरक़ी पंजाब से लोग आए, या राजस्थान में से उस हिस्से से आए, सिंधी भी उस मुत्तहदा भारत से आए। लेकिन जो लोग वहाँ चले गए तो उन पे यानी एक 2 तरह का वार हुआ। एक तो बंगालियों ने समझा कि वो उनके साथ नहीं है, चूँकि वो यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करते थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बंगाली ही है तकरीबन, या तो ये उधर ही रहें। तो वो जो है जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं थे या जिनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए। तो वो अभी तक स्ट्रैंडेड हैं।
اور دنیا میں ریفیوجیز جو ہیں وہ ہمیشہ ایک بری حالت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد کمیونٹی ہے اسٹیٹلس لوگوں کی جن کی حالت اور حالات ریفیوجیز سے بھی زیادہ بری ہے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کبھی آپ نے سوچا، اور اسپیشلی جب آپ ایک ینگ سولجر کے طور پہ ٹرین ہو رہے تھے، تو کیسا لگتا تھا؟ چونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا، آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں بارڈرز کو، پھر ابھی تک جو وار آن ٹیرر ہے، ہر روز ہمارے کتنے جوان، کتنے افسران تک جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہسٹری میں یہ لگا ہوا ہے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں جو ہیں پھر کہاں گئیں۔ اور 65 کی وار کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس میجر طفیل شہید ہے، نشان حیدر ہے، مطلب وہ مشرقی حصے میں تو سرحدوں کا ڈیفینس تو بہت پہلے ہی جاری، بلکہ ہر وقت ہی جاری رہتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی وار ہوتی ہے خاص طرح سے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جنگ ہوئی، لیکن میرا تو خیال ہے آپ لوگ تو ہر روز ہی ایک جنگ میں ہی ہوتے ہیں، حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ تو کیسا لگتا ہے کہ اتنا پیشن ہونے کے باوجود، ملک کے لیے اتنی قربانیاں ہونے کے باوجود، ہم ایسے بد نصیب ملک ہو گئے کہ ہمارا ایک حصہ بھی چلا گیا، ہمارے حصے میں رسوائی بھی آئی، اور ہماری کچھ کمیونٹیز جو ہیں جو پاکستان سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں وہ پاکستانی نہیں بن سکے۔ دیکھیے، یہ جو 71 وار ہے اور جس میں پاکستان کی ڈس ممبرمنٹ ہوئی، یہ بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کمبائنڈ ٹراما تھا 4 ایریاز میں، یہ سنگل ٹراما نہیں تھا۔ پہلا ٹراما تھا پولیٹیکل ٹراما، سیکنڈ ٹراما تھا ملٹری ٹراما، ملٹری کو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، تھرڈ ٹراما تھا اکنامک ٹراما، اینڈ فورتھ تھا آئیڈیولوجیکل ٹراما، کیونکہ اندرا گاندھی نے اس وقت بوسٹ کیا تھا کہ میں نے پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے ٹو نیشن قومی نظریہ پھینک دیا۔ نا یہ بہت سیریس ایک ہمارا سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے ایز اے کنٹری۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ وار اسٹریٹجی میں پڑھتے ہیں کہ جب اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی فیوریبل نہ ہو، اسٹریٹجک انوائرمنٹ آپ کو فیوریبل نہ ہو، تو ٹیکٹیکل بریلینس، جتنے مرضی آپ ٹیکٹیکلی اچھے لڑ رہے ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے سے کوتاہیاں ہوئیں، ہمارے سے زیادتیاں ہوئیں، ہم نے ادھر کی جو پاپولیشن تھی اس کو اس طریقے سے ان کے حقوق نہیں دیے جو دینے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایلینیٹ ہوئے۔ ایلینیٹ ہونے کے بعد انہوں نے انڈیا سے سہارا لینے کی کوشش کی، اور پاکستان آرمی ایک ایسی بیٹل وہاں پہ لڑ رہی تھی جو کہ ونیبل نہیں تھی۔ اس کے ہر طرف انڈیا تھا، مطلب انڈیا اس کو سراؤنڈ کر رہا تھا، اور پاکستان کے پاس امریکہ جیسے تو وسائل نہیں تھے کہ آپ کے پاس جہاز بھی کھلے ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، اور آپ اپنی ایئر برج اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ سو پاکستان آرمی جو وہاں پہ تھی، اب میں ایک بک ریفر کرنا چاہوں گا جو ایمبیسڈر مہدی قریشی نے لکھی، افرا صاحب مہدی قریشی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی انڈیا کی، تو 1948 میں نہرو کی کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ پاکستان کو کیسے ڈس ممبر کرنا ہے۔ 1949 میں مجیب نے انڈیا کو ایکسیس کر لیا تھا کہ مجھے مطلب انڈیا مجھے ہیلپ کرے پاکستان، مطلب یہ جو ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایفرٹ اس وقت سے شروع ہو چکی تھی، اور اس میں اس کو بڑھتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے وہ لوگ ہمارے ایلینیٹ ہوئے، کچھ کو انہوں نے ڈی موٹیویٹ کیا، کچھ کو انہوں نے غلط ڈائریکشن دی، اور ساری چیزیں ملا کے ایک ایسی سچویشن بن گئی 71 میں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی، ادھر تم ادھر ہم، ادھر کوئی آیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، ایسی چیزیں جو کہ میں کہوں گا کہ سیلف ڈسٹرکشن والی تھی۔ تو ان حالات میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2 ونگز کا اکٹھے رہنا واز اے ہیوج چیلنج۔ میں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ یہ ان کا علیحدہ ہونا واز اے فورگون کنکلوژن، لیکن اس کی موڈیلٹی کو ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہو سکتا تھا، یا پاکستان اور یہ دونوں مل کے ایک کنفیڈریشن بنا لیتے، کو بہتری ہو سکتی۔ تیسرا جو پوائنٹ آپ نے ان پاکستانیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ابھی تک سٹرینڈڈ ہیں بنگلہ دیش میں، انڈاؤٹیڈلی ان کا پاکستان پہ حق ہے کیونکہ وہ ہمارے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی موومنٹ ہوتی ہے ہیومن بینگز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، تو وہ ایک غربت کی جگہ سے نکل کے آسودگی والی جگہ کی طرف جاتے ہیں۔
ایک وہ ٹائم تھا جب افغانستان جو ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ کانفلکٹ چل رہے تھے. افغانستان واز ریلیٹو. اب جس حالات میں ہم ہیں, آپ نے خود ذکر کیا کہ بنگلہ دیش اکنامکلی بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے جو حالت پاکستان کی ہے ان بہاریوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ ایک آسودہ ملک میں رہیں رادر دین اس ملک میں ہے جہاں پہ کہ ایوری تھنگ از ان ڈس آرڈر. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتی ہوں, کیونکہ جو تھوڑی سی ریسرچ اور تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ انٹریکشن کے ذریعے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک تو ان کی اپنی جو پرانی جنریشن تھی, جو کہ دیکھیں نا 71 میں بھی جو بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ 52 ایئرس کا ہوگا, جو تو اس سے پہلے جو تھے وہ تو بالکل بزرگوں کی فہرست میں, کئی ان میں سے اس دنیا میں بھی اب نہیں رہے. تو ایک تو ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ تھی اور آئیڈینٹی کرائسس. لیکن جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ان کو یہ آپشن دے دیا کہ بھئی آپ یہاں کی شہریت لے سکتے ہیں, تو بظاہر تو اچھا لگا, لیکن ظاہر ہے ایموشنل اٹیچمنٹ اور پھر وہ حق والی بات جو ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے ملک سے زبردستی کیوں الگ کیے جا رہے ہیں, تو وہ تکلیف دے تھی جو ایموشنل لیول پہ. لیکن جب میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیپلی ایگزامن کیا ان چند برسوں میں, تو مجھے پتا چلا کہ دیکھیں وہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے. چونکہ وہ کیمپس میں رہتے ہیں تو وہ ووٹرز لسٹ میں لانے کے لیے تھا, وہ شہری ہونے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں ملے. تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں بن سکتا چونکہ ان کا کوئی پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے. پھر ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کی جو بھی ریاست کے فرائض ہوتے ہیں ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں, اور وہ ایک انلیگل امیگرینٹ سے بھی بدتر صورتحال میں ہوتے ہیں کہ ان سے کام کروا لیا جاتا ہے, محنت مزدوری, لیکن وہ اجرت نہیں ملے گی جو کسی آپ کے سٹیزن کو ملے گی یا جو شہری جس کا لیگل اسٹیٹس ہو. تو بہرحال یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایمپیتھی کے لینس سے دیکھنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے موجودہ پاکستان کے اتنے چیلنجز ہیں, لیکن یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو ابھی کلوز نہیں ہوا, اور جیسا میں ایز ڈاکٹرس میں گلوسری یوز کروں کہ جو زخم ہے اس کا بند ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کو بھول جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہیل ہو جائے گا. لیکن ہم الحمدللہ اب ایز پاکستانی اور پاکستان کے اسٹیٹ کے طور پہ اتنے میچور ہیں کہ ہم اس بہت ڈیفیکلٹ موضوع کو ہم مکالمے میں لا سکتے ہیں. جو کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے, کچھ پابندیاں بھی تھیں اور کچھ دل بھی اتنا طاقت اس میں نہیں آئی تھی کہ اس کو ذرا فیس کر سکیں. تو اچھی بات ہے آپ نے یہ بھی ایک دیا. اب یہ بھی ہے کہ اگر دونوں گورنمنٹس ملیں اور کچھ ان کی انسانی حوالے سے ان کی بہتری کی بات کی جائے کہ اب یہ جہاں پہ بھی ہیں کچھ ان کو چوائسیز دینی چاہیے اور ان کو کوئی شہری حقوق بھی ملنے چاہیے. اچھا, اب آپ نے ہسٹری کی بھی بات کر لی اور چیلنجز کی بھی بات کر لی, تو آپ ظاہر ہے میڈیا پہ ایز این اینالسٹ بھی اب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ آتے ہیں تو میڈیا سے باخبر تو ہیں, وہ اب آپ کی ایک ضرورت بھی ہے. تو اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو, 4 بڑے امپورٹنٹ گروپس میں ان کو سمجھتی ہوں. ایک تو یوتھ ہے جو کہ پاکستان کی پاپولیشن کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ینگ لوگوں پر مشتمل ہے. دوسرا جو ہے ہمارے پالیٹیشینس ہیں, جو کہ آپ نے اپنے کچھ جوابات میں ان کی طرف بھی اشارہ کیا, اور اسپیشلی جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اکراس دا بورڈ میں کہوں گی, میں کسی پارٹی کو اس میں پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتی. اور تیسرا جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی, اور چوتھا جو ہے وہ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو ان چاروں کو آپ اپنا مشورہ کیا دینا چاہیں گے کہ جس سے صرف اور صرف پاکستان کی بہتری ہو, چونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا, تو بتائیے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں وہ کہنا چاہوں گا جو سب چاروں کے اوپر اپلیکیبل ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے جب میں نے سوچا کہ میں اپنی سوسائٹی میں اگر میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہو تو میں کس چیز میں کنٹریبیوٹ کروں گا, تو میں جب بھی چائنا میں گیا ہوں, میری کافی ساری وزٹس ہوئی چائنا میں, ایک چیز جو گلیئرنگلی پرومیننٹ تھی ان کی بات چیت میں وہ تھی ہارمنی.
Harmonious living, harmonious existence, harmony, the beautifully मतलब use word. मैं ये देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो फुकदान है वो हार्मनी का फुकदान है, चाहे ये इंटरप्रोविंशियल हार्मनी है, चाहे वो रिलीजियस हार्मनी है, चाहे वो एजुकेशनल हार्मनी है. तो अगर एक ऑर्केस्ट्रा है, वो हार्मनी में अगर बजाया जा रहा है तो म्यूजिक होगा, डिसहार्मनी में बजाया जा रहा है तो शोर होगा. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी सोसाइटी में हार्मनी नहीं है. हम एक वो ऑर्केस्ट्रा है जो कि डिसहार्मनी में बजाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायलेंस है, जिसकी वजह से एक दूसरे का बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंस नहीं है. ये सारी वो चीजें हैं जो हार्मनी ना होने की वजह से है. तो मैंने 2 एरियाज आइडेंटिफाई किए जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. एक है हार्मनी, और सेकंड जो मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया वो एहसास. मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज नॉट द पीपल विद इंटेलिजेंस हु मैटर, इट इज द पीपल विद कंसर्न हु मैटर. अगर आप नेपोलियन ले आए और एक कमरे को ठीक करना है तो वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, या आइंस्टाइन को ले आए, वो कमरा ठीक नहीं होगा जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि मैंने कमरे को ठीक करना है. सेकंड जो हमारा इशू है कि हमारे अंदर एहसास नहीं है. हम किसी को गलत करता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर एहसास नहीं है कि हम उसे कहें कि तुम गलत कर रहे हो. किसी को जुल्म करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एहसास नहीं है कि हम उसे कहें कि तुम गलत कर रहे हो. कहीं पे हम गंद देखते हैं या एक कूड़ा क्रिकेट देखते हैं तो हमारे अंदर एहसास नहीं है कि हम उसको साफ करने में या ये ना फैलाने में उसमें कोई हम अपना रोल अदा करें. ये तो वो चीज़ है 2 जो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम लेके आए. अब जो अभी यूथ है हमारी, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अनफॉर्चुनेटली जितने भी अहकामात हैं कुरान के, जितने भी सुन्ना है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो फरमुदात हैं कायदे आज़म की, जो फरमुदात हैं अल्लामा इकबाल की, उनको अगर मैं लिस्ट डाउन कर लूँ एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैं ये देखूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तो आपको ये नजर आएगा कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, उनके जितने भी फरमुदात हैं, मेरी यूथ अगर उनमें से 2 चीज़ें उठा ले, एक कायदे आज़म से, एक अल्लामा इकबाल से, तो हम एक डिफरेंट सोसाइटी बन सकते हैं. और वो क्या 2 चीज़ें हैं? कायदे आज़म ने ये कहा था कि ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट, देन टू योर प्रोविंस, देन टू योर विलेज, देन टू योर ट्राइब एंड देन यू योरसेल्फ. इस सीक्वेंस को सीधा कर लें. हमारा सीक्वेंस अदर वे अराउंड है, और ये पॉलिटिशियंस पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है, ब्यूरोक्रेसी पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है. तो इसको हम अगर अपना लें और कायदे आज़म की जो ये कहना है उसको हम अपना वतीरा बना लें और हम पाकिस्तान को सबसे टॉप पे रखें, हमारे डिसीजंस भी ठीक होंगे और हम बहुत बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. सेकंड चीज़ जो मैं चाहता हूँ कायदे अल्लामा इकबाल से उठाने की, वो है खुदी का कॉन्सेप्ट. खुदी एक वो चीज़ है जो हम लोग सबसे पहले बेचते हैं. हम $10 की खातिर खुदी बेच सकते हैं, हम $10 बिलियन की खातिर पूरी नेशन की खुदी बेच सकते हैं, हम एक बिरयानी प्लेट की खातिर वोट देते हुए खुदी बेच सकते हैं. तो ये वो चीज़ है जिसको हम सबसे पहले बेचते हैं. वेयरएज़ अल्लामा इकबाल का क्या कॉन्सेप्ट था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. ये 2 चीज़ें आप उठा लें, आप यकीन करें कि हमारी सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटी होगी. अब मैं आता हूँ पॉलिटिशियंस पे. हमारे यहाँ ये अक्सर डिबेट रहती है, फौज ने गलत किया, पॉलिटिक्स ने गलत किया, फलां ने गलत किया, फलां ने गलत किया. तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है. पॉलिटिशियंस को यूनिफाइड रिस्पॉन्स दिखाने की जरूरत है. हमारा नेबर है इंडिया, वहां पे अगर उनकी विद इन कंट्री कोई प्रॉब्लम आपस में है ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की, द मोमेंट दे स्टेप आउट ऑफ कंट्री दे आर वन. हम लोग कहते हैं जो यहाँ पे हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, वो हम ऑपोजिशन वाले को अगर बाहर किसी और मुल्क में जलील होता हुआ देखें तो हम खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है. वो बेशक ऑपोजिशन का है लेकिन है तो पाकिस्तानी. तो जब वो मुल्क से बाहर चला गया, यहाँ पे उसकी तफरीक है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन, जब वो मुल्क से बाहर चला गया तो वो तो पाकिस्तान नहीं है, वो तो अपोजिशन, वो तफरीक तो खत्म हो गई कि वो गवर्नमेंट का, ये अपोजिशन का है. तो पॉलिटिशियंस ने अपनी एक मेच्योरिटी दिखानी है, अपनी एक जिम्मेदारी को समझना है, कायदे आज़म के फरमुदात को समझना है, कायदे आज़म की लीडरशिप प्रोवाइड करनी है इस मुल्क को, जिसमें यह था कि कायदे आज़म
एक एक्सेप्शन थे जो कि बिकने वाला माल नहीं थे, उनको कोई बंदा खरीद नहीं सकता था। कितने हमारे पॉलिटिशियंस इस वक्त ऐसे हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता। सो द पॉइंट इज के इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि जी फलां ने मेरे साथ मुझे पलने बढ़ने दिया और ये किया और वो किया, अगर खुद ये ठीक हो जाएंगे तो फौज भी अपनी बैरक्स में वापस चली जाएगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तीसरी चीज आपने आइडेंटिफाई की थी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तो ये है कि मैंने पहले शुरू में कहा था कि हम 18th सेंचुरी में मौजूद है, हम 21वीं सेंचुरी में भी दाखिल हैं। जो वर्ड ओवर प्रैक्टिसेस है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कि ब्रिटिश यहाँ पे छोड़ के गए थे, दे हैव टू इवॉल्व, इन्हें बहुत आगे निकलने की जरूरत है। मैं एक वर्ल्ड बैंक के एक हाई ऑफिशियल के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी हमारे जो लोग आते हैं पाकिस्तान में नेगोशिएशन करने, तो हमारे तो लोग होते हैं एक्सपर्ट्स, वेराज जो हमारे ऑपोजिट बैठा होता है जॉइंट सेक्रेटरी बैठा होता है इकोनॉमिक्स का, जिसको वो एक्सपर्टीज नहीं होती जो कि उस लेवल की होनी चाहिए। तो ही कंपेयर्ड अस विद यूके, कि यूके में वो इस तरह की नेगोशिएशंस के लिए बाहर से एक्सपर्ट ले लेते हैं और वो नेगोशिएशंस में उनकी मदद कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसी ने सारा कुछ करना है। तो फिर हम डिसएडवांटेज पे होते हैं जब इस तरह की हम नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं। अभी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उन्हें पब्लिक का सोचना चाहिए, उनकी पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए और उन्हें भी पाकिस्तान को सबसे टॉप पे रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा जो सबके लिए है कि आईन पाकिस्तान को सबसे सुप्रीम रखें। आइन जो है वो लॉ की उसी तरह बुक है, उसी तरह उसकी पोजीशन है लॉ में जिस तरह की कुरान मजीद की पोजीशन है इस्लाम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम कुरान मजीद को तो ना आप माने फिका को मान लें, ये मुमकिन नहीं है। ये सबसे बड़ी जो सेक्रेसेंट बुक है उसको मानना सबसे पहले जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप ना माने लेकिन ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करें, ये मुमकिन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने से ही आप लॉ को फॉलो करने की मोटिवेशन देंगे अपनी आवाम को। ये वो सारी चीजें जिसमें समझता हूं कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार में काम करे, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, कोई किसी की और की डोमेन में स्टेप इन ना करे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर चलेगा। आपने बहुत खुलकर बात की है और सही बात की है, और ये भी बहुत मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब मैं आपकी ये बात सुन रही थी आइन के हवाले से, तो मुझे 1985 जिस साल आप पीएमए गए हैं, तो उस वक्त जो हुक्मरान थे, जो ऑफिशियली आपके बॉस भी हैं तो उनकी वो जो है ना, उनका कॉल बड़ा मशहूर हो रहा था, और वो सबको पता है कि आइन है क्या, महज एक कागज का टुकड़ा। तो आइन तो कोई, मतलब हम लोग तो उस जनरेशन से है ना जिनको कुछ पता ही नहीं था, जो कि माहौल ही ऐसा दिखाया गया। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो जब मीडिया आजाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने अपनी राह खुद ही निकाल ली, ढेर सारे चैनल्स आ गए, तो फिर आप छुपा ज्यादा नहीं सकते। तो अच्छी बात है कि आपने ऐसी बातें की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कम्युनिकेशन में बड़ा जरूरी होता है कि कौन क्या कह रहा है। बहुत सी चीजें आम लोग जब करते हैं, चाहे वो जितनी भी खास बात हो, उसका वो असर नहीं हो सकता, उसका वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब आप जैसी शख्सियात इस तरह की बातें करेंगी, तो मैं दोबारा से होपफुल हो जाती हूँ कि हमारे मुल्क की जो है बहुत ज्यादा बेहतरी जल्दी होगी और तेज तर होगी और ज्यादा बड़े लेवल पे होगी। क्योंकि वही बात है कि हम कब तक 18वीं सदी में रहेंगे ना, अब तो 21वीं सदी के भी 22 साल मुकम्मल होने को आ गए, यानी उसकी भी एक जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो अभी भी अगर हम गुर्बत के और जहनी गुलामी के जो हैं विक्टिम्स रहेंगे, और गुर्बत से मुराद सिर्फ आमदनी की गुर्बत नहीं, अपॉर्चुनिटीज की है कि वही एक तरह के लोग या एक ही तरह के खानदानों के लोग बड़े ओहदों पे या सियासतदान जो होते हैं वो माइंड कर जाते हैं इस बात को, लेकिन वही उनका ही मतलब लगता है कि एंटाइटलमेंट है। तो ये इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, मेरिट की बात होनी चाहिए, सलाहियतों को आगे बढ़ने देना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और फिर आप वाली बात कि सबसे पहले ये कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपनी ज़ात, अपनी बरादरी, अपने ज़ाती मफादात या ख़ानदानी मफादात से बालातर होके। सर, ये जो सीरीज़ है इंशाल्लाह टुगेदर फॉर पाकिस्तान, इसमें हम आम और ख़ास दोनों लोगों से बात कर रहे हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा पैगाम जो इस साल के जश्न आज़ादी से भी मुताबिकत रखता हो, और ज़ाहिर है आपके दिल की आवाज़ तो कोई ना, क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक ममलकत के तौर पे मसाइल में घिरा रहा है, और उसमें बहुत सारे मसाइल हमारे अपने पैदा करता है, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ मैनेज अगर ठीक नहीं करेंगे, सेल्फ गवर्न ठीक नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी नाक से आगे नहीं देखेंगे, अपनी ज़ातियात में पड़े रहेंगे, तो इसमें जो पाकिस्तान है, या अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हम उन मसाइल में उलझे रहे हैं जो कि 21वीं सदी या 20वीं सदी के मसाइल नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मुश्किल रास्ता देखा है, हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देखी हैं। अब वो टाइम है कि जब हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और पाकिस्तान जो है बहुत तरीक़ों से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ब्लेस किया है, वेदर्स के लिहाज से, वाटर रिसोर्सेज के लिहाज से, एक बहुत ही इंडस्ट्रियस और मेहनत कश पॉपुलेशन के लिहाज से। सिर्फ जो हमें प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ द लीडरशिप। अगर लीडरशिप हमें अच्छी मिले, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आप चाइना का देख लें, चाइना को जो बेंचमार्क है टू राइज अप और टेक एन अपवर्ड फ्लाइट, वो है 1978। हमारा जो बेंचमार्क है टू गो डाउन, टेक अ डाउनवर्ड फ्लाइट, वो 1979 है। उनको एनवायरनमेंट अच्छी मिली, उनको लीडरशिप अच्छी मिली, कंटिन्यूटी मिली। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट लड़ाई वाली थी, हमें लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, हम खुद भी अपने आप को तबाह करने के चक्कर में लगे हुए थे, हम वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में लगे थे, वी केप्ट गोइंग डाउन। एक जो मैं कहना चाहूँगा उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने पहले बातचीत की है कि हर कोई जो है वो आइन को फॉलो करे। तो इसमें जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन सारों को इन यूनिसन ठीक होना होगा। इट कांट हैपन कि गाड़ी है, उसका इंजन तो आपने सुपर्ब कर दिया, उसका टायर जो है वो अभी तक बस्ट है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दायरा इख्तियार में काम करना है, तो पॉलिटिशियंस ने अपनी मैच्योरिटी डिस्प्ले करनी है, जुडिशरी ने अपनी अनबाइस्ड और फेयर जस्टिस डिस्पेंस करनी है, क्लर्जी ने इस्लाम का वो पहलू उजागर करना है जो कि हक और सच पे बेस करता है। तो ये सब चीजें जब यूनिसन में इम्प्रूव नहीं होंगी, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि तुम अपने दायरा इख्तियार में खेलना शुरू कर दो, बाकी जो है वो दायरा इख्तियार से बाहर निकले हुए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार में, हर कोई पाकिस्तान को सोचे और अपने दायरा इख्तियार में द बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे। बिल्कुल सही। और वही बात है कि लीडरशिप जो है उसका एक गेम चेंजिंग रोल होता है, क्योंकि आपने जो एनालॉजी दी गाड़ी के इंजन वाली, तो मैं यही सोच रही थी कि अगर ड्राइवर ना तजुर्बेकार है या उसको सिरे से ड्राइविंग नहीं आती, तो जितनी अच्छी भी गाड़ी होगी और सब पुर्जे सही हालत में होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे, तब भी एक्सीडेंट जो है वो इमिनेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात वही है कि हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और उन ममालिक की तरफ देखना चाहिए जहाँ पे किसी भी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है, कि वहाँ के लोग किस हालत में, तो हमें इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये कि जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा, बात नहीं जो है ना बनेगी, और सिर्फ बहस मुबाहिसा, किसी और की तौहीन कर दी, किसी को बेइज्जत कर दिया, वो वक्ती तौर पे किसी को खुशी दे सकता है या कामयाबी दे सकता है, जो कि इस ऐसी बातों पे खुश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे जो मुल्क है ना, वो मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। और इस उम्मीद के साथ कि जब हम अगला यौम आज़ादी मनाएं तो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में हमारा रैंक कुछ ऊपर हो। सर आप बताएं, क्या ऐसी दो बातें बहुत ब्रीफली कहना चाहूँगा। मैंने एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कि हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं और पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, ये क्यों इतना पॉपुलर है?
کہ لوگ مطلب بہت زیادہ پولیٹیسائز سوسائٹی. تو مجھے کسی نے ذکر کیا کہ چونکہ ہم تماشبین ہیں, ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھلتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ دے آر سو پاپولر. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پگڑیاں اچھالنا بند کریں, ایک دوسرے کو بلیم کرنا بند کریں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سب اکٹھے ہوں پاکستان کے لیے اور ایک یونیسن میں محنت کریں. سیکنڈ جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پراگ کھنہ ایک رائٹر ہے US کا, اس نے بک لکھی ہے فیوچر از ایشین. اس نے یہ کہا ہے کہ ایشیا جو ہے وہ تو رائز ہو رہا ہے, جو نیکسٹ سینچری 21st سینچری ایشین سینچری ہے. تو وہ ملک جہاں پہ کہ لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آ رہی ہے وہ تو دے ول بی ان اسٹیپ ود رائز آف ایشیا, لیکن جہاں پہ پیراشوٹڈ لیڈرشپ آ رہی ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. سنگاپور ایک وہ کنٹری ہے, چائنا ایک وہ کنٹری ہے جہاں پہ گراس روٹ لیول سے لوگ اٹھ کے تو ٹاپ لیڈرشپ پہ پہنچ رہے ہیں. ہم وہ کنٹری ہیں جہاں پہ پیراشوٹڈ لیڈرشپ پہنچ رہی ہے وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن, وداؤٹ اینی ایکسپیرینس, چونکہ وہ ایک فیملی سے ہیں تو دے آر لیڈر. یہ چیزیں 70s 60s 50s میں چل سکتی تھیں, 21st سینچری میں یہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائیں. تو ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی, اور آج کی نشست میں آپ سب نے یقیناً یہ محسوس کیا ہوگا, اگر آپ ہمارے خیالات سے اتفاق نہیں بھی کرتے, کہ اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سچ کہا گیا ہے. ہر کسی کا اپنا سچ ہوتا ہے, لیکن صحافت کا مطلب ہی ٹروتھ ٹیلنگ ہے. اور ایک اچھی بات جو ہوئی ہے اس تمام گھمبیر سے سینیریو میں وہ یہ ہے کہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سچ بولنا چاہتے ہیں اور سچ سننا چاہتے ہیں. اور بہت سے ایسے موضوعات پر بات ہوتی ہے جس پر پہلے سوچنا تک جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا جاتا تھا یا خوف بہت زیادہ تھا. سچ کا سفر شروع ہو گیا ہے. مجھے امید ہے اکاؤنٹیبلٹی کا سفر بھی شروع ہو جائے گا, مگر سوشل جسٹس کے ساتھ. یہ نہیں کہ جس سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینا ہے یا اس کو کمزور جب پایا تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور نہیں, ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ. تو سوشل جسٹس ہونا چاہیے, ایمپیتھی لینس سے ہر معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور پاکستان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. میجر جنرل محمد سمیر صالح صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کی گفتگو کا اور آپ کے قیمتی خیالات کا بہت شکریہ. Thank you very much. So nice of you, Dr. Rakshanda.